तो चलिए कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 95 पर एक नजर डालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये ईपीएस 95 आखिर है क्या? देखिए, ये ना आपके रिटायरमेंट के बाद रेगुलर मंथली इनकम मतलब पेंशन का एक सिस्टम है। ये आपके ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि के साथ ही काम करता है। और हाँ, इसे समझना जरूरी है क्योंकि ये आपकी रिटायरमेंट सिक्योरिटी का बड़ा हिस्सा है। पहली बात, ये पेंशन का पैसा आता कहाँ से है? अच्छी बात यह है कि आपकी सैलरी से सीधे पैसे नहीं कटते। होता क्या है कि आपके एम्प्लॉयर के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का 8.33% हिस्सा और सरकार का भी 1.16% हिस्सा इसमें जाता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये आपकी सैलरी के 15,000 रुपए महीने की लिमिट तक ही गिना जाता है। दूसरी बात, आपको ये मेन पेंशन जिसे सुपर एन्युएशन पेंशन कहते हैं वो मिलेगी कैसे? भाई, इसके लिए कम से कम 10 साल की नौकरी जरूरी है और आपकी उम्र 58 साल होनी चाहिए। अच्छा, पेंशन कितनी मिलेगी? इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसमें आपके रिटायरमेंट से ठीक पहले के 60 महीनों की औसत सैलरी मतलब 15,000 रुपए की लिमिट तक और आपने कुल कितने साल नौकरी की वो देखा जाता है। और हाँ, कम से कम 1,000 रुपए महीने की पेंशन तो पक्की है ही। तीसरी बात, और ये काफी जरूरी है, हाल ही में ना एक हायर पेंशन ऑप्शन का बड़ा चेंज आया है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी 15,000 की लिमिट से ज्यादा है। उनको अब अपनी असल ज्यादा सैलरी पर पेंशन पाने का मौका मिल गया है। लेकिन याद रखिए, इसके लिए आपको अपनी ईपीएफ फंड से पैसा पेंशन फंड में ट्रांसफर करना होगा। मतलब सीधा सा है, भविष्य में ज्यादा मंथली पेंशन मिलेगी पर रिटायरमेंट पर मिलने वाला ईपीएफ का एक मुश्त पैसा थोड़ा कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ईपीएस 95 आपके रिटायरमेंट के लिए मंथली इनकम का एक अहम जरिया है जिसे ज्यादातर एम्प्लॉयर और सरकार फंड करते हैं। और हाल के बदलावों ने ज्यादा कमाने वालों को अपनी पेंशन प्लान करने के लिए नए और जरूरी ऑप्शन दिए हैं। नमस्ते। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस 95 एक बहुत ही जरूरी सोशल सिक्योरिटी का हिस्सा है। तो आज हम इसी की पूरी कहानी को समझने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जब सैलरी स्लिप हाथ में आती है तो क्या ऐसा लगता है कि पेंशन के लिए भी पैसे कट रहे हैं? ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है। लेकिन असल में चौंकाने वाली बात यह है कि ईपीएस 95 के लिए सैलरी से सीधा एक भी रुपया नहीं कटता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक भी नहीं। और यही इस स्कीम की सबसे मजेदार और कह सकते हैं सबसे कम समझी जाने वाली बातों में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कर्मचारी की जेब से पैसा नहीं जा रहा तो फिर ये पैसा आ कहां से रहा है? चलिए अपने पहले सेक्शन में इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये देखिए, ये चार्ट सब कुछ एकदम क्लियर कर देता है। पेंशन का जो पूरा फंड है ना, वो दो जगह से आता है। एक बड़ा हिस्सा करीब 88% आता है एम्प्लॉयर के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन से। उसी का 8.33% इस पेंशन फंड में डाल दिया जाता है। और जो बाकी का हिस्सा है वो आता है केंद्र सरकार से 1.16% के रूप में। और कर्मचारी का सीधा कंट्रीब्यूशन 0, बिल्कुल 0। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जैसे ही कोई ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मेंबर बनता है, वो ऑटोमेटिकली इस पेंशन स्कीम में भी शामिल हो जाता है। कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना, कोई अप्लाई नहीं करना, सब कुछ अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि पैसा कहां से आता है। अब बात करते हैं उन दो सबसे जरूरी चीजों की जो ये तय करती हैं कि रिटायरमेंट के बाद आखिर पेंशन बनेगी कितनी। ये है वो फॉर्मूला, इसी से सारी कैलकुलेशंस होती हैं। देखने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम इसके हर हिस्से को एक एक करके बहुत आराम से समझेंगे। अब देखिए, इस पूरी कहानी में अगर कोई एक नंबर है जो याद रखना है तो वो है ये 10। बस ये नंबर, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये स्लाइड बताती है कि क्यों। देखिए, अगर पेंशन वाली सर्विस 10 साल से एक दिन भी कम हुई तो बस एक बार में पैसा निकाल सकते हैं और पेंशन का चैप्टर क्लोज। लेकिन जैसे ही 10 साल पूरे हुए, लाइफ लॉन्ग मंथली पेंशन का हक मिल जाता है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। अब आते हैं फॉर्मूले के दूसरे हिस्से पर, पेंशन योग्य वेतन। ये क्या चीज है? सिंपल है, नौकरी के आखिरी 60 महीनों यानी 5 साल की जो एवरेज मंथली सैलरी होती है जिस पर ईपीएफ कटता है, वही है पेंशन योग्य वेतन। आपको बता दूं कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 2014 से पहले ये एवरेज सिर्फ आखिरी 12 महीनों का होता था। तो इसे बदला क्यों गया? इसे 60 महीने इसलिए किया गया ताकि स्कीम की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ बनी रहे। हाँ, इसका एक असर ये हुआ कि इससे पेंशन की रकम आमतौर पर थोड़ी कम हो जाती है। अब हम आते हैं इस स्कीम के सबसे उलझे हुए, सबसे ज्यादा चर्चा में रहे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी पूरी सैलरी पर पेंशन पाने की जो लंबी कानूनी लड़ाई चली, उसकी कहानी पर। ये कहानी दशकों पुरानी है। 1996 में एक क्लॉज आया जिसने कुछ कर्मचारियों को अपनी पूरी एक्चुअल सैलरी पर पेंशन कंट्रीब्यूट करने का ऑप्शन दिया। लेकिन फिर 2014 में सरकार ने नियम बदल दिए और नए लोगों के लिए ये दरवाजा बंद कर दिया। और फिर
सालों की कोर्ट कचहरी के बाद 2022 में सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया जिसने एलिजिबल मेंबर्स के लिए इस ऑप्शन को चुनने का एक आखिरी मौका दिया। ये जो कोर्ट है ना, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी नियमों को लेकर कोई कंफ्यूजन हुआ या ईपीएफओ ने नियमों को बहुत सख्ती से लागू करने की कोशिश की तो अदालतें बीच में आईं और उन्होंने ये पक्का किया कि मेंबर्स के अधिकारों की रक्षा हो। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद या खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हो जाए तो मेंबर्स और उनके परिवार वालों को क्या क्या फायदे मिलते हैं। मोटे तौर पर देखें तो स्कीम के तहत 4 तरह की पेंशन मिलती है। 58 साल की उम्र में नॉर्मल रिटायरमेंट वाली पूरी पेंशन, 50 साल के बाद कम रेट पर अर्ली पेंशन लेने का ऑप्शन, सर्विस के दौरान अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाए तो उसकी पेंशन, और सबसे जरूरी मेंबर की डेथ के बाद उनकी फैमिली के लिए पेंशन। और ये फैमिली पेंशन जो है ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो उनके जीवन साथी को मेंबर की पेंशन का 50% मिलता है। इसके साथ साथ 2 बच्चों को 25 साल की उम्र तक विधवा पेंशन का 25% एक्स्ट्रा मिलता है, और अगर माता पिता दोनों ही नहीं रहे तो अनाथ बच्चों को 75% के रेट से पेंशन दी जाती है। अब कहानी को आज के टाइम में लेकर आते हैं और देखते हैं कि हाल फिलहाल में क्या नए बदलाव हुए हैं, कौन सी डिजिटल चीजें आई हैं जो इस स्कीम को और भी बेहतर बना रही हैं। 2024 में एक बहुत ही अच्छा और जरूरी बदलाव हुआ। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी नौकरी ज्यादा लंबी नहीं चलती और जो 10 साल पूरे नहीं कर पाते। इस उदाहरण से ये बदलाव बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। देखिए, पहले क्या होता था, अगर किसी ने 2 साल और 5 महीने काम किया तो उसे पैसा सिर्फ 2 साल का मिलता था, लेकिन जून 2024 के बाद अब उसे पूरे 29 महीनों का पैसा मिलता है, जो कि पहले से काफी ज्यादा है। सच में ये एक बहुत फेयर और वेलकम स्टेप है। इसके अलावा पूरा सिस्टम अब डिजिटल होता जा रहा है। ये जो सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी सीपीपीएस है, इसका मतलब ये है कि अब सभी 78 लाख पेंशनर्स को एक ही जगह से तेजी से और बिना किसी झंझट के पेंशन मिलती है, यानी कम देरी, कम कागजबाजी। और आखिर में चलिए ईपीएस 95 के दिल में जो एक बुनियादी और लगातार चलने वाली चुनौती है उसे समझते हैं। इस स्कीम के सेंटर में हमेशा एक खींचतान चलती रहती है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश। एक तरफ तो है लोगों को एक अच्छी सम्मानजनक पेंशन देने का सामाजिक मकसद, और दूसरी तरफ है ये पक्का करने की फाइनेंशियल जिम्मेदारी कि ये फंड आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे, कभी खत्म ना हो। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। और इसी आखिरी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। कोई भी पेंशन स्कीम जो आज रिटायर हो रहे हैं उनसे किए गए वादे और जो कल रिटायर होंगे उनसे किए गए वादे के बीच संतुलन कैसे बनाती है? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना दुनिया की हर सोशल सिक्योरिटी स्कीम करती है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम योजना पर बात करने वाले हैं। ये भारत के लाखों कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी से जुड़ी है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 जी। इसे सब ईपीएस 95 भी कहते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काम किया है, अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। तो इसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनसे इस योजना की कई परतें खुलती हैं। कैसे शुरू हुई, कैसे काम करती है, क्या बदलाव आए हैं इसमें हाल फिलहाल में। जी। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से मिली जानकारी को आसान भाषा में समझें, एक साफ तस्वीर बनाएं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इसकी बुनियाद से लेकर पेंशन का हिसाब किताब और जो नए बड़े बदलाव हुए हैं सब पर बात करें। एक तरह से इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं आज। तो सबसे पहले ये योजना आई कब और क्यों, मतलब क्या इससे पहले कुछ और था? हाँ बिल्कुल, ये योजना लागू हुई 16 नवंबर 1995 को और इसने जगह ली पुरानी स्कीम की कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971, मतलब EPFS 71। अच्छा, EPFS 71। जी। पुरानी योजना जो थी उसका फोकस ज्यादातर ये था कि अगर सदस्य की मृत्यु हो जाए तो परिवार को कुछ वित्तीय मदद मिले। ओके, तो फिर 1995 में क्या बदला? सबसे बड़ा फर्क क्या था? सबसे बड़ा फर्क और कह सकते हैं बुनियादी बदलाव ये था कि फोकस अब परिवार से हटकर सदस्य पर आ गया, मतलब कर्मचारी की खुद की रिटायरमेंट सुरक्षा। अच्छा, अब योजना का मुख्य लक्ष्य बन गया कि सदस्य जब 58 साल का हो जाए तो उसे जीवन भर एक मासिक पेंशन मिले। ये एक बहुत बड़ा कदम था रिटायरमेंट के बाद नियमित आय सुनिश्चित करने की तरफ। मतलब सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ा दिया गया एक तरह से। और इसको चलाता कौन है? कौन है इसके पीछे? इसका मैनेजमेंट देखता है EPFO, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। EPFO, हाँ। और EPFO के लिए जो नीतियां बनाता है, जो बड़े फैसले लेता है, वो है केंद्रीय न्यासी बोर्ड, CBT। हाँ, और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ सरकार नहीं है,
इसमें नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर्स और कर्मचारी एम्प्लॉइज दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अच्छा, तीनों पार्टियां हैं। जी, कोशिश यही रहती है कि सबके हितों को देखा जाए। ये तो जरूरी है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसा कहाँ से आता है इस पेंशन फंड में? हाँ, क्या हमारी सैलरी से कटता है? ये एक आम कंफ्यूजन है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कर्मचारी की सैलरी से सीधे ईपीएस के लिए कुछ नहीं करता। 0% जीरो? तो फिर पैसा आता कहाँ से? पैसा आता है दो जगह से। पहला, नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर, वो कर्मचारी के वेतन का 8.33% हिस्सा इस फंड में डालता है। अच्छा। और ये पैसा जो एम्प्लॉयर का कुल 12% ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होता है ना, उसी में से निकाला जाता है। ओके, उसी 12% का एक हिस्सा ईपीएस में। और दूसरा स्रोत है केंद्र सरकार। वो कर्मचारी के वेतन का 1.16% योगदान करती है। तो ये फंड एम्प्लॉयर और सरकार के पैसे से चलता है। आपने वेतन कहा, इसका मतलब क्या है? पूरी सैलरी या कुछ खास हिस्से? नहीं, यहाँ वेतन या पे का मतलब थोड़ा टेक्निकल है। इसमें आती है आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी डीए। बेसिक और डीए? हाँ, और अगर खाने के लिए कोई नकद रियायत मिलती है तो उसकी वैल्यू भी जुड़ती है। एचआरए या दूसरे अलाउंसेस इसमें नहीं आते। समझ गई। तो ये एक खास वेतन है जिस पर कैलकुलेशन होती है। और मैंने एक वेतन सीमा या वेज सीलिंग के बारे में भी सुना है, उसका क्या चक्कर है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वेज सीलिंग वो मैक्सिमम सैलरी लिमिट है जिस पर ये 8.33% और 1.16% का योगदान कैलकुलेट होता है। अच्छा। हाँ, भले ही कर्मचारी की असल सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए उससे कहीं ज्यादा क्यों ना हो। तो अभी ये सीमा कितनी है? क्या ये हमेशा से यही थी? नहीं, ये टाइम के साथ बदली है। जब 1995 में स्कीम शुरू हुई थी तब तो सिर्फ 5,000 रुपए महीना थी। बस 5,000? हाँ, फिर 2001 में इसे बढ़ाकर 6,500 रुपए किया गया और 1 सितंबर 2014 से ये सीमा 15,000 रुपए प्रति माह है और अभी तक यही चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज किसी की सैलरी बेसिक प्लस डीए मिलाकर मान लीजिए 50,000 रुपए है, तो भी ईपीएस में एम्प्लॉयर का योगदान सिर्फ 15,000 के 8.33% पर ही कैलकुलेट होगा, यानी 1250। बिल्कुल सही। और सरकार का योगदान 15,000 रुपए के 1.16% पर, यानी 174 रुपए, इससे ज्यादा नहीं। और बाकी का पैसा जो एम्प्लॉयर के 12% में से बचा, वो कर्मचारी के ईपीएफ खाते में चला जाता है, ईपीएस में नहीं। ये सीमा इसलिए है ताकि फंड की जो भविष्य की देनदारियां हैं मतलब पेंशन पेमेंट, वो कंट्रोल में रहें। अगर ये लिमिट ना हो तो बहुत ज्यादा सैलरी वालों के लिए पेंशन का बोझ बहुत बढ़ जाएगा फंड पर। समझ गई। फंड की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। अच्छा, अब ये बताइए कि कौन लोग इस योजना के सदस्य बन सकते हैं? क्या ये सबके लिए है? देखिए, ईपीएस 95 की मेंबरशिप जो है वो ईपीएफ मेंबरशिप से जुड़ी हुई है। अच्छा। जब ये योजना आई 1995 में, तो जो लोग पुरानी वाली ईपीएस 71 स्कीम में थे वो सब ऑटोमेटिकली इसमें आ गए। ठीक है। उसके बाद 1 सितंबर 2014 तक जो भी नया कर्मचारी ईपीएफ का मेंबर बनता था और उसकी उम्र 58 साल से कम होती थी, वो जरूरी तौर पर ईपीएस 95 का मेंबर भी बन जाता था। लेकिन 2014 के बाद कुछ बदला है क्या? क्या कोई ऐसा हो सकता है जो ईपीएफ मेंबर तो हो पर ईपीएस का ना हो? हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था 2014 में। 1 सितंबर 2014 के बाद अगर कोई नया कर्मचारी नौकरी शुरू करता है और उसकी शुरुआती वेतन बेसिक प्लस डीए ही 15,000 रुपए महीने से ज्यादा है। अच्छा, शुरू से ही ज्यादा है। हाँ, तो वो ईपीएस 95 का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। अरे, ऐसे कर्मचारी का जो पूरा 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो सीधा उसके ईपीएफ खाते में जाता है, ईपीएस में नहीं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब ज्यादा कमाने वाले नए कर्मचारियों को एक तरह से बाहर रखा गया। अच्छा, अब जब पेंशन की बात करते हैं तो सर्विस पीरियड यानी कितने साल नौकरी की, ये बहुत मायने रखता होगा। क्या ये सीधी सीधी गिनती है? हाँ, सर्विस पीरियड बहुत अहम है, पर इसकी गिनती में थोड़ी बारीकियां हैं। 3 तरह की सर्विस समझी जाती हैं। एक तो है एक्चुअल सर्विस, मतलब जब से आप स्कीम में आए और जब तक नौकरी में रहे। ठीक है। दूसरी है पास्ट सर्विस, ये सिर्फ उन पुराने मेंबर्स के लिए है जो 1971 वाली स्कीम से आए थे, उनकी 1995 से पहले की सर्विस। ओके। और तीसरी जो सबसे जरूरी है पेंशन कैलकुलेशन के लिए, वो है पेंशनेबल सर्विस यानी पेंशनेबल सर्विस। इसी के आधार पर पेंशन तय होती है। ठीक है, तो अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सबको इंतजार रहता है, पेंशन मिलेगी कितनी? हिसाब किताब कैसे होता है? कोई फॉर्मूला है इसका? हाँ बिल्कुल, एक बेसिक फॉर्मूला है। मासिक पेंशन इज इक्वल टू पेंशनेबल वेतन इंटू पेंशनेबल सेवा बटा 100। पेंशन योग्य वेतन योग्य पेंशन योग्य सेवा 70। ये बटे में 70 क्यों? ये कहां से आया? ये 70 जो है ये एक कांस्टेंट डिवाइजर है। इसे योजना की वित्तीय स्थिरता मतलब फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर तय किया गया है। अच्छा, ये एक तरह का एक्चुअरियल फैक्टर है जो ये सुनिश्चित करता है कि फंड लंबी अवधि तक पेंशन दे पाए। समझ गए। तो इस फॉर्मूले में 2 मेन चीजें हैं, पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा। बिल्कुल। पहले पेंशन योग्य वेतन की बात करते हैं। सुना है इसमें 2014 में बड़ा बदलाव हुआ था। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। 1 सितंबर 2014 से पहले क्या होता था कि पेंशन योग्य वेतन निकालने के लिए रिटायरमेंट से ठीक पहले के
आखिरी 12 महीने यानी 1 साल की औसत मासिक सैलरी बेसिक प्लस डीए लेते थे। सिर्फ 1 साल की? हाँ, लेकिन 2014 के बाद नियम बदल गया। अब रिटायरमेंट से ठीक पहले के आखिरी 60 महीने यानी पूरे 5 साल की औसत मासिक सैलरी को पेंशन योग्य वेतन माना जाता है। अरे 1 साल से सीधे 5 साल, इसका पेंशन पर क्या असर पड़ता होगा? असर सीधा है, पेंशन की रकम आमतौर पर कम हो जाती है। कम क्यों? सोचिए 1 साल के औसत में आपकी हाल की बढ़ी हुई सैलरी का असर ज्यादा होता है, लेकिन जब 5 साल का औसत लेंगे तो पिछले 4 साल की जो शायद कम सैलरी थी वो भी एवरेज में शामिल हो जाएगी। इससे औसत नीचे आ जाता है। तो ये बदलाव किया क्यों गया फिर? इसका मुख्य कारण था योजना पर जो वित्तीय बोझ बढ़ रहा था उसे कम करना, उसे लंबी अवधि के लिए टिकाऊ बनाना। ये दिखाता है कि कैसे नियमों में छोटे दिखने वाले बदलाव भी फंड की स्थिरता और सदस्य के लाभ के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। और उन लोगों का क्या जिनकी नौकरी 2014 से पहले शुरू हुई और बाद में भी चलती रही, उनका वेतन कैसे कैलकुलेट होगा? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे केस में जहां सर्विस 2014 से पहले और बाद दोनों पीरियड में है, वहां पेंशन की गणना 2 हिस्सों में होती है, प्रोराटा बेसिस पर। अच्छा, 2 हिस्सों में? हाँ, 1 सितंबर 2014 से पहले की सर्विस के लिए पुराने नियम लगेंगे, मतलब 12 महीने का औसत और उस समय की वेतन सीमा अगर लागू होती हो, और 2014 के बाद की सर्विस के लिए नए नियम यानी 60 महीने का औसत और 15,000 रुपए की सीमा। फिर इन दोनों हिस्सों से निकली पेंशन को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है पर जरूरी है समझना। अब फॉर्मूले के दूसरे हिस्से पर आते हैं, पेंशन योग्य सेवा। इसमें क्या क्या शामिल होता है? पेंशन योग्य सेवा में आपकी एक्चुअल सर्विस तो होती ही है। अगर आप पुरानी स्कीम से आए हैं तो पास सर्विस भी एक खास फैक्टर टेबल बी के हिसाब से लगाकर जोड़ी जाती है। टेबल बी? हाँ, और एक और बात, अगर किसी ने 20 साल या उससे ज्यादा की पेंशन योग्य सेवा पूरी कर ली है तो उसे 2 साल का एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। 2 साल का वेटेज मतलब पेंशन कैलकुलेट करते समय उसकी सर्विस 2 साल ज्यादा मानी जाएगी। ये सुपरएनुएशन, अर्ली रिटायरमेंट और विकलांगता पेंशन पर लागू होता है। आपने टेबल बी का जिक्र किया, उसमें भी कुछ अपडेट हुआ है क्या हाल में? हाँ बिल्कुल, जून 2024 में टेबल बी को अपडेट किया गया था। इसमें उन लोगों के लिए जो 35 से 42 साल की उम्र के बीच रिटायर होते हैं, उनकी पास सर्विस की गणना के लिए नए फैक्टर जोड़े गए ताकि कैलकुलेशन और सटीक हो सके। ये छोटी छोटी चीजें दिखाती हैं कि सिस्टम को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश होती रहती है। चलिए एक अंदाजा लगाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 है, मतलब लिमिट के बराबर, और पेंशन योग्य सेवा, वेटेज वगैरह मिलाकर 30 साल बनती है, तो महीने की पेंशन कितनी होगी? फॉर्मूले में डाले तो 15,000 इंटू 30.7, ये हुआ 4,50,000 इंटू 0.7, तो ये करीब करीब आएगा 6,429 रुपए प्रति माह। 6,429 रुपए हर महीने। ठीक है, ये पेंशन आजीवन मिलेगी? जी हाँ, ये आजीवन मिलने वाली मासिक पेंशन होगी। अच्छा, अब ये बताइए कि इस योजना में सिर्फ यही रिटायरमेंट पेंशन मिलती है या और भी तरह के फायदे हैं? नहीं, इसमें कई तरह के लाभ हैं। हम इन्हें मोटे तौर पे 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो सदस्य को मिलने वाली पेंशन, दूसरी सदस्य की मृत्यु पर परिवार को मिलने वाली पेंशन, और तीसरी कुछ नॉन पेंशनरी ऑप्शंस, जहां पेंशन नहीं मिलती पर कुछ और लाभ मिलता है। सदस्य पेंशन में रिटायरमेंट वाली पेंशन के अलावा और क्या क्या है? देखिए, सुपरएनुएशन पेंशन तो है ही, जो 58 साल की उम्र और कम से कम 10 साल की सर्विस पर मिलती है। लेकिन अगर कोई 50 साल का हो गया है पर 58 का नहीं और 10 साल सर्विस भी हो गई है तो वो जल्दी पेंशन ले सकता है। इसे अर्ली पेंशन कहते हैं। अच्छा, जल्दी भी ले सकते हैं? हाँ, पर इसमें पेंशन थोड़ी कम हो जाती है। 58 साल से जितने साल पहले लेंगे, हर साल के लिए 4% की कटौती होती है। और क्या देर से लेने का भी कोई फायदा है? मान लीजिए 58 पर ना लेकर 59 या 60 पर लें? हाँ बिल्कुल है। इसे कहते हैं डेफर्ड पेंशन। आप 58 साल के बाद पेंशन शुरू करने को टाल सकते हैं 60 साल की उम्र तक। ऐसा करने पर हर साल की देरी के लिए आपकी पेंशन 4% बढ़ जाती है। ये भी अच्छा विकल्प है जी। और एक और अहम पेंशन है विकलांगता पेंशन। अगर दुर्भाग्य से सर्विस के दौरान कोई स्थायी रूप से पूरी तरह विकलांग हो जाता है तो उसे ये पेंशन मिलती है। शर्त बस इतनी है कि कम से कम 1 महीने का योगदान हुआ हो। इसमें न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए महीना तय है। ये तो सदस्य के लिए हो गए। अगर सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो परिवार का क्या? परिवार की सुरक्षा भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी विधवा या विधुर को सदस्य की पेंशन का 50% हिस्सा विधवा विधुर पेंशन के तौर पर मिलता है। 50%? हाँ, और इसमें भी न्यूनतम 1,000 रुपए महीने की गारंटी है। ये पेंशन जीवन भर मिलती है या जब तक वो दोबारा शादी न कर लें। और बच्चों के लिए क्या है? बच्चों के लिए भी है। विधवा विधुर पेंशन के साथ साथ हर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों तक उस विधवा विधुर पेंशन का 25% हिस्सा बाल पेंशन के रूप में मिलता है। कब तक? जब तक बच्चा 25 साल का ना हो जाए। और अगर मान लीजिए भगवान न करे माता पिता दोनों ही नहीं रहते, तब बच्चों का क्या? ऐसी दुखद स्थिति के लिए अनाथ पेंशन का प्रावधान है। जी? ये विधवा विधुर पेंशन का 75% प्रति बच्चा होती है। 75%? हाँ, प्रति बच्चा। अधिकतम 2 बच्चों तक, और इसमें न्यूनतम गारंटी 750 रुपए प्रति बच्चा है। ये भी 25 साल की उम्र तक मिलती है। ठीक है। और इसमें खास बात यह है कि अगर बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है
तो उसे ये पेंशन 25 साल के बाद भी जीवन भर मिल सकती है। ये बहुत जरूरी प्रावधान है। जी। और अगर सदस्य का कोई परिवार नहीं है, मतलब पति पत्नी या बच्चे नहीं हैं, तो उसके नॉमिनी या आश्रित माता पिता को भी पेंशन मिल सकती है, कुछ शर्तों के साथ। ये तो हुई पेंशन वाली बातें। सही। लेकिन अगर किसी की नौकरी 10 साल पूरे होने से पहले ही छूट जाए तो क्या उसका पैसा गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सर्विस 10 साल से कम है तो पेंशन तो नहीं मिलेगी, पर 2 ऑप्शन होते हैं। ओके। पहला है विड्रॉल बेनिफिट, यानी निकासी लाभ। इसमें क्या मिलता है? इसमें सदस्य को एकमुश्त रकम मिलती है। इसकी कैलकुलेशन टेबल डी के हिसाब से होती है, और इसमें भी हाल में जून 2024 में एक अच्छा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव? पहले कैलकुलेशन सिर्फ पूरे किए गए सालों पर होती थी। मतलब अगर किसी ने 9 साल 11 महीने काम किया तो 9 साल का ही फायदा मिलता था, लेकिन अब कैलकुलेशन महीनों के आधार पर होती है। अच्छा। हाँ, मतलब अब अगर किसी ने सिर्फ 8 महीने भी काम किया है तो उसे भी उन 8 महीनों का आनुपातिक लाभ मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था। ये तो बहुत अच्छा हुआ। और दूसरा विकल्प क्या है 10 साल से कम सर्विस पर? दूसरा विकल्प है स्कीम सर्टिफिकेट लेना। ये एक तरह का आपकी ईपीएस सर्विस का सर्टिफिकेट है। इसका क्या फायदा? मान लीजिए आपने 7 साल एक जगह नौकरी की और छोड़ दी। आप ये सर्टिफिकेट ले लीजिए। बाद में जब आप किसी दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन करते हैं जहां ईपीएफ लागू है, तो आप ये सर्टिफिकेट वहां जमा करा सकते हैं। इससे आपकी पुरानी 7 साल की सर्विस नई नौकरी की सर्विस में जुड़ जाएगी। अच्छा, सर्विस ट्रांसफर हो जाती है। हाँ, 10 साल से कम सर्विस पर यह सर्टिफिकेट लेना आपकी मर्जी पर है। पर अगर आपकी सर्विस 10 साल से ज्यादा हो गई है और आप 58 साल से पहले नौकरी छोड़ रहे हैं, तब यह सर्टिफिकेट लेना जरूरी है ताकि आपकी पेंशन आगे जाकर बन सके। ठीक है, अब जरा उस मुद्दे पर आते हैं जो पिछले कुछ सालों में बहुत सुर्खियों में रहा, उच्च पेंशन या हायर पेंशन का मामला। सुप्रीम कोर्ट तक गया था। ये क्या था ये मामला, आसान शब्दों में? हाँ, ये काफी पेचीदा था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मामला रहा। हुआ यह था कि जो 2014 में नियम बदले थे ना, हाँ। उन्होंने एक तरह से कर्मचारियों के लिए अपनी वास्तविक सैलरी पर, मतलब जो 15,000 रुपए की लिमिट से ज्यादा थी, उस पर पेंशन योगदान करने का रास्ता लगभग बंद सा कर दिया था। अच्छा। बहुत से कर्मचारी और उनके संगठन इससे सहमत नहीं थे। मामला अदालतों में गया और आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि कुछ खास शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारियों को एक और मौका मिलना चाहिए। कैसा मौका? मौका ये कि वो 15,000 रुपए की सीमा के बजाय अपनी पूरी वास्तविक सैलरी पर पेंशन का विकल्प चुन सके। यह मौका खासकर उन लोगों के लिए था जिन्होंने पहले कभी अपनी पूरी सैलरी पर ईपीएफ में कंट्रीब्यूट किया था, पर उन्हें हायर पेंशन का ऑप्शन या तो मिला नहीं था या उनका आवेदन रिजेक्ट हो गया था। तो इसके लिए करना क्या पड़ा कर्मचारियों को, और इसका असर क्या हुआ उन पर? इसके लिए कर्मचारी और उनके एम्प्लॉयर दोनों को मिलकर एक ऑनलाइन जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरना था। साथ में सबूत देना था कि हाँ, वाकई ज्यादा सैलरी पर ईपीएफ जमा हुआ था। ठीक है। इसकी लास्ट डेट कई बार बढ़ाई गई और आखिर में 11 जुलाई 2023 तय हुई। अब इसका असर क्या हुआ? सबसे बड़ा असर यह था कि जिन लोगों ने ऑप्शन चुना, उन्हें अपने ईपीएफ अकाउंट से एक काफी बड़ी रकम निकालकर ईपीएस फंड में ट्रांसफर करनी पड़ी। ईपीएफ से ईपीएस में? क्यों? क्योंकि ये रकम वो अंतर था जो उनकी ज्यादा सैलरी पर 8.33% योगदान बनता था और जो पहले ईपीएस में जमा नहीं हुआ था। साथ में उस पर इतनी सालों का ब्याज भी। बाप रे, मतलब ईपीएफ का पैसा कम हो गया और वो ईपीएस में चला गया। बिल्कुल, ये एक बड़ा ट्रेड ऑफ था। तत्काल मिलने वाली ईपीएफ की मोटी रकम कम हो गई, लेकिन भविष्य में ज्यादा मासिक पेंशन मिलने का रास्ता खुल गया। ये तो बड़ा फैसला रहा होगा कर्मचारियों के लिए। यकीनन, उन्हें चुनना था आज का पैसा या कल की ज्यादा पेंशन। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कर्मचारी से अतिरिक्त 1.16% योगदान लेना ठीक नहीं है। हालांकि सरकार को इस पर कोई और व्यवस्था बनाने के लिए 6 महीने का समय दिया था। वाकई ये एक जटिल लेकिन बहुत असर डालने वाला फैसला था। अब जरा इस योजना के एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कामकाज और इसे मॉडर्न बनाने की जो कोशिशें हुई हैं उन पर बात करते हैं। कंपनियों की नियोक्ताओं की क्या जिम्मेदारी है इसमें? नियोक्ताओं का रोल बहुत अहम है। उन्हें हर महीने इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न यानी ईसीआर फाइल करना होता है। ईसीआर? हाँ, इसमें हर कर्मचारी की सैलरी और ईपीएफ ईपीएस योगदान का पूरा ब्यौरा होता है। ये सब अब ईपीएफओ की यूनिफाइड पोर्टल पर ऑनलाइन होता है। और सबसे जरूरी, उन्हें महीने का योगदान अगले महीने की 15 तारीख तक जमा कराना होता है। देर होने पर पेनाल्टी लगती है। सुना है इस ईसीआर सिस्टम में भी कुछ नया आने वाला है। हाँ, ईसीआर 2.0 की बात चल रही है। इसमें कोशिश ये है कि सिस्टम पहले रिटर्न को वैलिडेट करे, चेक करे और फिर पेमेंट के लिए चालान जनरेट हो। इससे गलतियां कम होंगी और अगर पेमेंट में देरी होती है तो ब्याज और हर्जाना सिस्टम खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। सब कुछ ज्यादा ऑटोमेटेड और पारदर्शी बनाने की कोशिश है। और जब कर्मचारी को या पेंशनर को अपना पैसा या पेंशन लेनी हो तो क्लेम प्रोसेस कितना आसान हुआ है? क्लेम प्रोसेस अब काफी हद तक ऑनलाइन हो गया है। अगर आपका यूएएन एक्टिव है और आधार, बैंक, केवाईसी वगैरह लिंक है तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। कौन से फॉर्म होते हैं? पेंशन के लिए फॉर्म 10D और अगर 10 साल से कम सर्विस है तो विड्रॉल बेनिफिट या स्कीम सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म 10C। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भरे जा सकते हैं। ऑफलाइन में एम्प्लॉय से अटेस्ट कराना होता है। और अगर नाम या जन्म तिथि में गलती हो रिकॉर्ड में? उसके लिए भी अब ऑनलाइन सुविधा है। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए आप नाम, जन्म तिथि, पिता पति का नाम जैसी 11 तरह की डिटेल्स ठीक करवा सकते हैं। पेंशन मिलने के तरीके में भी कोई बड़ा बदलाव आया है क्या? हाँ, ये एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सुधार हुआ है।
पहले क्या था कि हर ईपीएफओ ऑफिस अपने एरिया के बैंकों के जरिए पेंशन बांटता था। तो अगर कोई पेंशनर एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होता था तो उसे पेंशन ट्रांसफर करवाने में बड़ी दिक्कत आती थी। हाँ, ये तो समस्या थी। लेकिन अब एक सेंट्रलाइज सिस्टम आ गया है, सीपीपीएस यानी सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। CPPS। जी, ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। अब सारे पेंशन पेमेंट यहीं से होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी, मतलब पेंशनर देश में कहीं भी हो किसी भी बैंक ब्रांच से आसानी से अपनी पेंशन ले सकता है। पूरी प्रक्रिया भी बहुत तेज और एफिशिएंट हो गई है। ये तो वाकई पेंशनरों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। सर्विस सुधारने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं? ईपीएफओ ने कई अच्छी पहल की हैं। एक है प्रयास। इसका लक्ष्य है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट वाले दिन ही उसका पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ मिल जाए। रिटायरमेंट के दिन ही? हाँ, कोशिश यही है। इसके लिए ईपीएफओ रिटायर होने वाले सदस्यों से एडवांस में ही संपर्क करता है ताकि सारी फॉर्मेलिटीज पहले ही पूरी हो जाएं। और दूसरा बड़ा सुधार है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी जीवन प्रमाण। अब पेंशनरों को हर साल ये साबित करने के लिए कि वो जीवित हैं ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। वो कैसे? घर बैठे ही आधार बेस बायोमेट्रिक से या अब तो चेहरे की पहचान वाली तकनीक फेस ऑथेंटिकेशन से भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ये बहुत सुविधाजनक है, खासकर बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। और अगर किसी के क्लेम में कोई छोटी मोटी कमी हो, जैसे एम्प्लॉयर ने थोड़ा कम पैसा जमा किया हो, हाँ। तो क्या क्लेम रिजेक्ट हो जाता है? पहले अक्सर ऐसा हो जाता था और लोगों को बहुत परेशानी होती थी। लेकिन अब ईपीएफओ ने अपने ऑफिसों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में जहां कमी बहुत बड़ी नहीं है या कोई प्रोसीजरल इशू है तो क्लेम को सीधे रिजेक्ट ना करें, तो क्या करें? बल्कि खाते में जितनी रकम सही उपलब्ध है उसका आंशिक भुगतान यानी पार्शियल पेमेंट कर दें। बाकी का पैसा मामला सुलझने के बाद दे दिया जाए। ये एक ज्यादा मानवीय अप्रोच है। ये सारे सुधार तो काफी सकारात्मक लगते हैं, लेकिन फिर भी इस योजना से जुड़े कुछ मुद्दे हैं जिन पर लगातार बहस चलती रहती है। शायद सबसे ज्यादा चर्चा न्यूनतम पेंशन को लेकर होती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है। देखिए, अभी ईपीएस 95 के तहत जो मिनिमम पेंशन है वो 1000 रुपए महीना है। बस 1000 रुपए? हाँ, और ये 2014 में तय की गई थी। तब से अब तक महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। इसलिए ट्रेड यूनियन है, पेंशनर संगठन है, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इसे बढ़ाया जाए। कितनी मांग है? मांग 7500 से लेके 9000 रुपए महीना तक की है, ताकि आज के जमाने में कम से कम गुजारा तो चल सके। लेकिन सरकार या ईपीएफओ का इस पर क्या रुख है? क्या वो बढ़ाने को तैयार है? सरकार और ईपीएफओ का कहना है कि वे पेंशनरों की दिक्कतों को समझते हैं, लेकिन उन्हें योजना की फाइनेंशियल हेल्थ भी देखनी है। जो एक्चुअरियल रिपोर्ट्स आती हैं। एक्चुअरियल रिपोर्ट्स ये क्या होती हैं? ये वो स्टडीज होती हैं जो हिसाब लगाती हैं कि भविष्य में कितने पेंशनर होंगे, उन्हें कितने साल तक पेंशन देनी होगी, फंड में कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा। एक तरह से फंड की कुंडली होती है ये। अच्छा, तो ये रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? रिपोर्ट्स बताती हैं कि फंड पर पहले से ही काफी दबाव है, मतलब भविष्य में पेंशन देने के लिए शायद पैसा कम पड़ जाए। इसे कहते हैं एक्चुअरियल डेफिसिट। डेफिसिट मतलब घाटा? हाँ, एक तरह से भविष्य का अनुमानित घाटा। इसलिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने में हिचकिचाहट है, क्योंकि इससे फंड पर बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति है। एक तरफ पेंशनरों की जरूरत, दूसरी तरफ फंड की सेहत। बिल्कुल, यही संतुलन साधना सबसे बड़ी चुनौती है। क्या ईपीएस पेंशनरों को महंगाई राहत मिलती है जैसे सरकारी पेंशनरों को मिलती है? नहीं, फिलहाल ईपीएस पेंशनरों को महंगाई के असर को कम करने के लिए अलग से कोई डीआर नहीं मिलता है। ये भी उनकी एक बड़ी मांग है। तो कुल मिलाकर योजना की वित्तीय स्थिरता मतलब फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है। देखिए, योजना का डिजाइन ऐसा है कि ये डिफाइंड बेनिफिट देती है, मतलब पेंशन कितनी मिलेगी ये फॉर्मूला तय करता है। लेकिन इसके लिए पैसा जो आ रहा है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, 8.33% प्लस 1.16%। अच्छा, जब आने वाले पैसे और दिए जाने वाले लाभ में तालमेल ना हो तो स्थिरता की समस्या आती है। इसीलिए हर साल एक्चुअरियल वैल्यूएशन कराना कानूनन जरूरी है, ताकि पता चलता रहे कि फंड कहां खड़ा है। भविष्य में क्या लगता है इस योजना का क्या होगा? क्या कोई बड़े बदलाव की उम्मीद है? देखिए, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 जो बनी है, जब वो पूरी तरह से लागू होगी तो संभव है कि ईपीएस 95 को बाकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के साथ मिलाकर एक ज्यादा बड़ा और व्यापक ढांचा बनाया जाए। लेकिन जो मूल चुनौती है वो शायद बनी रहेगी। चुनौती ये कि पेंशन इतनी हो कि लोग सम्मान से जी सकें, जिसे कहते हैं सोशल एडिक्वेसी, और फंड इतना मजबूत हो कि वो लंबे समय तक चलता रहे, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, यही हमेशा पॉलिसी मेकर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल रहेगा। तो आज हमने ईपीएस 95 की पूरी कहानी को परत दर परत खोलने की कोशिश की। कैसे ये फंड होती है, कौन इसका सदस्य बन सकता है, पेंशन का हिसाब किताब क्या है, कितने तरह के लाभ मिलते हैं और कैसे हायर पेंशन जैसे मुद्दों ने इसे हाल में चर्चा में रखा। जी हाँ, साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी और नई पहलों से इसे बेहतर बनाने की कोशिशें हो रही हैं। हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि ये योजना भारत के करोड़ों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे का एक बहुत महत्वपूर्ण सहारा है, एक जरूरी सामाजिक सुरक्षा जाल। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ये कई चुनौतियों का सामना कर रही है। जैसे? खासकर
न्यूनतम पेंशन की पर्याप्तता का सवाल और फंड की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का सवाल, ये मुद्दे दिखाते हैं कि इस योजना को समय के साथ लगातार देखते रहने और जरूरत के हिसाब से बदलने की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल, और ये हमें इस चर्चा के अंत में एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या सवाल? कि जैसे जैसे भारत का वर्कफोर्स बदल रहा है, गिग इकोनॉमी आ रही है, लोग ज्यादा लंबा जी रहे हैं, आर्थिक माहौल भी बदल रहा है, ऐसे में EPS 95 जैसी योजना को भविष्य के लिए कैसे तैयार किया जाए, उसे कैसे डिजाइन करें कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक भरोसेमंद और पर्याप्त सहारा बनी रहे और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ भी ना बने। यह संतुलन साधना, यही शायद आने वाले समय की सबसे बड़ी पहेली है। द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, कर्मचारी पेंशन योजना 1995, जिसे हम सब EPS 95 के नाम से जानते हैं। उसके तहत जो न्यूनतम पेंशन मिलती है उसे बढ़ाने की बात हो रही है। तो आज हम इसकी संभावना और इसकी व्यावहारिकता पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और ये मुद्दा सीधे तौर पर जुड़ा है लाखों पेंशन भोगियों के जीवन स्तर से और साथ ही भारत की एक मुख्य सामाजिक सुरक्षा योजना की वित्तीय स्थिरता से भी। हमारी ये बातचीत जाहिर है हमें जो स्रोत सामग्री मिली है उस पर आधारित है। बिल्कुल, और मुद्दा जैसा आपने कहा सुनने में सीधा लगता है, लेकिन इसके जो निहितार्थ हैं वो काफी गहरे हैं। तो आज का जो केंद्रीय प्रश्न है वो ये है, क्या EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 रुपए प्रति माह से काफी ज्यादा, मतलब मान लीजिए 7500 या 9000 रुपए प्रति माह, जैसा कि ट्रेड यूनियन और पेंशन भोगी मांग रहे हैं, उतना बढ़ाना, क्या ये पेंशन भोगियों के लिए एक जरूरी सामाजिक सुरक्षा उपाय है, या फिर ये कदम योजना की जो पहले से ही हम कह सकते हैं थोड़ी नाजुक वित्तीय सेहत है उसके लिए एक ऐसा अव्यवहारिक जोखिम है जिसे उठाया नहीं जा सकता? हाँ, तो मैं इस चर्चा में ये पक्ष रखूंगी कि पेंशन भोगियों को एक गरिमापूर्ण सेवानिवृत्ति मिले, इसके लिए ये वृद्धि न सिर्फ जरूरी है बल्कि एक तरह से नैतिक रूप से अनिवार्य भी है। और मेरा नजरिया थोड़ा अलग रहेगा। मैं मानती हूं कि भावनाओं से परे योजना की जो दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता है उस पर इसके जो संभावित शायद विनाशकारी भी प्रभाव हो सकते हैं, उनको देखते हुए इस तरह की भारी बढ़ोतरी अव्यवहारिक है। देखिए, मेरा पक्ष बिल्कुल साफ है। अभी जो न्यूनतम मासिक पेंशन मिल रही है वो है 1000 रुपए। अब ये राशि 2014 में तय हुई थी और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप सोचिए, 10 साल हो गए। आज की तारीख में बढ़ती महंगाई और जो जीवन यापन की लागत है उसको देखते हुए ये रकम पूरी तरह से बिल्कुल ही अपर्याप्त है। 1000 रुपए में आज के समय में महीने भर की जो बुनियादी जरूरतें जैसे ठीक ठाक खाना, दवाइयां या छोटा मोटा किराया भी, वो पूरा करना लगभग असंभव है। सम्मानजनक जीवन की तो बात ही क्या करें। और जो ट्रेड यूनियन है और पेंशन भोगी संघ लगातार मांग कर रहे हैं 7500 रुपए या 9000 रुपए प्रति माह, ये कोई हवाई मांग नहीं है। ये उन लाखों बुजुर्गों की जमीनी हकीकत और उनकी असली मुश्किलों को दिखाती है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काम किया, इस पेंशन योजना में अपना योगदान दिया। देखिए, EPS 95 जैसी जो सामाजिक सुरक्षा योजना होती है उसका मूल उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि किसी तरह गुजारा चल जाए, नहीं, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद एक न्यूनतम सम्मानजनक जीवन स्तर मिले, ये सुनिश्चित करना होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि वित्तीय चुनौतियां हैं, बिल्कुल हैं, स्रोत सामग्री भी ये बताती है, लेकिन क्या हम इन वित्तीय बाधाओं की आड़ लेकर लाखों लोगों को ऐसी कठिनाई में जीने दे सकते हैं? एक सार्थक न्यूनतम पेंशन देना ये हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें समस्या से मुंह मोड़ने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान देना होगा। आपकी बातों में जो मानवीय पहलू है मैं उसे बिल्कुल समझती हूँ और उसका सम्मान भी करती हूँ, लेकिन यहाँ मेरा नजरिया, जैसा मैंने कहा, थोड़ा अलग है। देखिए, मांग की भावनात्मक अपील अपनी जगह है, पर हमें योजना की जो कठोर वित्तीय वास्तविकताएं हैं उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। स्रोत सामग्री बहुत साफ तौर पर बताती है कि पेंशन फंड लगातार एक्चुअरियल घाटे में चल रहा है। आसान शब्दों में कहूँ तो भविष्य में पेंशन देने के जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए फंड के पास अनुमान के हिसाब से पर्याप्त संपत्ति नहीं है। और ये कोई छोटा मोटा घाटा नहीं है, ये एक गंभीर, एक तरह की ढांचागत समस्या है जिसे नजरअंदाज करना मतलब पूरी योजना के भविष्य को ही खतरे में डालना होगा। तथ्य तो ये भी है कि जब न्यूनतम पेंशन को सिर्फ 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह करने जैसे बहुत मामूली वृद्धि के प्रस्ताव भी केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT, जो इस फंड का प्रबंधन करता है, उसके सामने आए, तब भी वित्त मंत्रालय ने महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभावों का हवाला देते हुए उन पर अपनी आपत्ति जताई थी। तो ये दिखाता है कि वित्तीय चिंताएं कितनी वास्तविक और गहरी हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सरकार पहले से ही अभी जो 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन है उसको बनाए रखने के लिए बजटीय सहायता दे रही है। यानी मौजूदा स्तर पर भी योजना पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है और सरकारी मदद पर निर्भर है।
ऐसे में बिना किसी ठोस, स्थायी, अतिरिक्त वित्त पोषण के स्रोत के न्यूनतम पेंशन में एकदम से 7,500 रुपए या 9,000 रुपए जैसी भारी वृद्धि करना, ये योजना की शोधन क्षमता, उसकी सॉल्वेंसी को गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा। और इसका असर सिर्फ भविष्य के पेंशन भोगियों पर नहीं पड़ेगा, मौजूदा पेंशन भोगियों पर भी पड़ सकता है। सोचिए, अगर योजना ही ध्वस्त हो गई तो फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे हिसाब से योजना की स्थिरता सबसे ऊपर होनी चाहिए, सर्वोपरि है। आपने वित्तीय यथार्थ और एक्चुरियल घाटे की बात की, ठीक है, लेकिन क्या ये यथार्थ उन लाखों बुजुर्गों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो सचमुच 1,000 रुपए में गुजारा करने को मजबूर हैं, उससे बड़ा है? 2014 से आज तक आप देखिए, बुनियादी जरूरत की चीजों की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं, दोगुनी तिगुनी हो गई हैं। तो 1,000 रुपए की जो खरीदने की ताकत है, क्रय शक्ति जिसे कहते हैं, वो तो लगातार घटी है। क्या यही वित्तीय स्थिरता की परिभाषा है कि हम अपने सबसे कमजोर तबके को महंगाई की मार झेलने दें और कहें कि फंड स्थिर है? यूनियनों और पेंशन भोगियों की मांग सिर्फ बढ़ी हुई रकम की नहीं है, ये उनकी गरिमा की मांग है, उनके जीने के अधिकार की मांग है। वित्त मंत्रालय की आपत्तियां अपनी जगह हैं, पर क्या सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल वित्त मंत्रालय के नफा नुकसान के आंकड़ों तक ही सीमित रह जाती है? नहीं, देखिए, यहाँ मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। एक्चुरियल घाटा केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये योजना के भविष्य पर लटका हुआ एक बहुत गंभीर सवालिया निशान है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठकों के जो रिकॉर्ड्स हैं, वो बताते हैं कि यह मुद्दा लगातार चर्चा का केंद्र रहा है। ये कोई काल्पनिक डर नहीं है, बल्कि विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित वित्तीय वास्तविकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी वृद्धि करना तार्किक है जो पूरी योजना की नींव को ही हिला दे, जिससे भविष्य में शायद किसी को भी पेंशन न मिल पाए? वित्त मंत्रालय की चिंताएं सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानती। वे पूरी अर्थव्यवस्था और सरकार के जो राजकोषीय स्वास्थ्य है, उस पर पड़ने वाले व्यापक असर को भी देख रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि EPS 95 एक परिभाषित लाभ यानी डिफाइंड बेनिफिट योजना है, जहां पेंशन की राशि पहले से तय है, जबकि इसमें योगदान परिभाषित योगदान यानी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के आधार पर होता है, जो सीमित है। इन दोनों के बीच का संतुलन पहले से ही बहुत नाजुक है, खासकर जब हम बढ़ती जीवन प्रत्याशा और अपर्याप्त योगदान दर को देखते हैं। तो इस नाजुक संतुलन को बिना किसी ठोस योजना के बिगाड़ना मेरे ख्याल से अदूरदर्शिता होगी। अच्छा, अगर संतुलन इतना ही नाजुक है तो फिर योजना के फंडिंग मॉडल पर ही बात कर लेते हैं। ठीक है, नियोक्ता जो है वो कर्मचारी के वेतन का 8.33% पेंशन फंड में देता है और केंद्र सरकार भी, जहां तक मुझे पता है, 1.16% का योगदान करती है। और जैसा आपने खुद भी माना, न्यूनतम पेंशन के लिए सरकार पहले से बजट से सहायता दे रही है। तो क्या ये खुद नहीं दिखाता कि सरकार अपनी भूमिका मानती है? सवाल यह है कि क्या सरकार अपनी सामाजिक सुरक्षा जिम्मेदारी के तहत इस सहायता को, इस योगदान को और बढ़ा नहीं सकती? क्या ये सिर्फ लागत का ही प्रश्न है या ये राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक प्राथमिकताओं का भी प्रश्न है? क्या न्यूनतम पेंशन पाने वालों की मदद करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए या नहीं? हाँ, आपके तर्क में दम है, पर इसे दूसरे नजरिए से भी देखने की जरूरत है। जो वर्तमान सरकारी सहायता है, जो लगभग शायद 9,000 करोड़ रुपए सालाना के करीब है, वो मौजूदा 1,000 रुपए के स्तर को बनाए रखने के लिए है। और जैसा मैंने कहा, ये भी योजना की आत्मनिर्भरता पर सवाल खड़े करती है। अब इस राशि को 7,500 या 9,000 रुपए तक बढ़ाने के लिए जो जरूरी अतिरिक्त वित्तीय बोझ होगा, वो तो कई गुना ज्यादा होगा, संभवतः हजारों करोड़ रुपए सालाना। क्या सरकार पर यह अतिरिक्त बोझ डालना वाकई व्यवहार्य है, खासकर जब अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी संसाधनों की उतनी ही जरूरत है? योजना की जो मूल संरचना है, यानी एक निश्चित योगदान से परिभाषित लाभों को फंड करना, वो पहले से ही एक अंतर्निहित तनाव पैदा करती है। जैसा मैंने पहले कहा, सीमित योगदान पूल से आप असीमित या लगातार बढ़ती देनदारियों को लंबे समय तक पूरा नहीं कर सकते। तो इस नाजुक संतुलन को इतनी भारी वृद्धि से और बिगाड़ना खतरनाक हो सकता है। बिना किसी ठोस, स्थायी अतिरिक्त आय के स्रोत की पहचान किए सिर्फ सरकारी सहायता बढ़ाने की बात करना, ये एक तरह से समस्या को भविष्य के लिए टालना जैसा होगा, जिसका खामियाजा शायद आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़े। यह एक और पहलू है जिस पे मुझे लगता है विचार करना जरूरी है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद EPS 95 योजना ने उच्च वेतन पर पेंशन यानी पेंशन ऑन हायर वेजेस का जो जटिल मुद्दा था, उसको लागू किया, है ना। इसके तहत जो पात्र सदस्य थे, उन्हें अपने EPF खाते से अतिरिक्त राशि पेंशन फंड में ट्रांसफर करके अपने वास्तविक उच्च वेतन के आधार पर ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प मिला। इससे कुछ सदस्यों के पेंशन में तो काफी वृद्धि हुई है, ये तो सच है। तो मेरा सवाल यह है कि जब योजना इस तरह के जटिल समायोजन कर सकती है जिससे कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा हो, तो उन लाखों लोगों की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा सकती जो केवल न्यूनतम पेंशन पर निर्भर है? क्या यह प्रणाली की प्राथमिकता में एक तरह का विरोधाभास नहीं दिखाता? ये
एक महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्कुल। लेकिन उच्च वेतन पर पेंशन के मुद्दे को न्यूनतम पेंशन की समस्या के साथ मिलाना मेरे विचार में सही तुलना नहीं है। वो दो बिल्कुल अलग स्थितियां हैं। देखिए, उच्च पेंशन का विकल्प उन सदस्यों के लिए था जिन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और जो उसके लिए पात्र पाए गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अपने ही भविष्य निधि कोष यानी ईपीएफ कॉर्पस से बकाया राशि का हस्तांतरण पेंशन फंड में करना पड़ा। यानी उनकी उच्च पेंशन काफी हद तक उनके स्वयं के अतिरिक्त योगदान पर आधारित है। हाँ, ये सच है कि इसने भी फंड पर एक अलग तरह का एक्चुएरियल बोझ डाला है, जिसकी गणना अभी भी चल रही है, लेकिन वो अलग बात है। यह न्यूनतम पेंशन की जो सार्वभौमिक समस्या है उसका समाधान नहीं करता, जो उन सभी पेंशन भोगियों को प्रभावित करती है जिनका योगदान शायद कम था या जो न्यूनतम सीमा पर ही अटके हुए हैं। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए तो फंड में बाहर से भारी मात्रा में अतिरिक्त पैसा डालने की जरूरत होगी, जिसका कोई सीधा योगदानकर्ता सदस्य नहीं है। इसलिए उच्च पेंशन के मुद्दे का समाधान हो जाना ये साबित नहीं करता कि न्यूनतम पेंशन को कई गुना बढ़ाने के लिए वित्तीय गुंजाइश मौजूद है। प्राथमिकता, जैसा मैंने कहा, योजना की व्यापक स्थिरता होनी चाहिए ताकि ये सबके लिए बनी रहे। तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई रास्ता ही नहीं है? क्या हम पूरी तरह से हाथ खड़े कर दें? क्या ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, सीपीआई, मतलब महंगाई दर, उससे न्यूनतम पेंशन को जोड़ने जैसा कोई विकल्प नहीं हो सकता, ताकि कम से कम पेंशन की जो खरीदने की शक्ति है वो तो बनी रहे? या फिर एकदम से भारी वृद्धि ना करके चरणबद्ध तरीके से, मतलब धीरे धीरे वृद्धि करने पर विचार नहीं किया जा सकता? स्रोत सामग्री में भी जिक्र है कि सीपीटी की बैठकों में इन विकल्पों पर विचार हुआ है। क्या इन पर गंभीरता से आगे नहीं बढ़ा जा सकता? कुछ तो प्रगति होनी चाहिए ना। पूरी तरह से यथास्थिति बनाए रखना, क्या ये उन लाखों बुजुर्गों के साथ अन्याय नहीं है? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कोई रास्ता खोजने का प्रयास नहीं होना चाहिए या विचार नहीं हुआ है। जैसा कि आपने भी कहा और रिकॉर्ड्स भी यही दिखाते हैं, केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठकों में इन विकल्पों पर विचार हुआ है। न्यूनतम पेंशन को सीपीआई यानी महंगाई दर से जोड़ने या फिर चरणबद्ध वृद्धि करने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। लेकिन समस्या फिर वहीं आके रुक जाती है, महत्वपूर्ण वित्तीय बाधाएं और वो मौजूदा एक्चुअरियल घाटा। इन विकल्पों को भी लागू करने के लिए अतिरिक्त धन की जरूरत होगी और उस धन का स्रोत क्या होगा, इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। मिसाल के तौर पर सीपीआई से जोड़ने पर हर साल पेंशन का बोझ बढ़ता जाएगा, जिसका सटीक अनुमान लगाना और उसके लिए पहले से फंड सुरक्षित करना यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। बिना किसी ठोस व्यवहार्य वित्तीय रोडमैप के, बिना ये सुनिश्चित किए कि अतिरिक्त पैसा कहाँ से आएगा और उसका योजना की दीर्घकालिक स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ वादे करना मेरे ख्याल से गैर जिम्मेदाराना होगा। ये उन लाखों पेंशन भोगियों में एक झूठी उम्मीद जगाने जैसा होगा, जिन्हें शायद भविष्य में और बड़ी निराशा का सामना करना पड़े अगर योजना अस्थिर हो जाती है। समाधान खोजने की इच्छा अपनी जगह है, लेकिन समाधान व्यवहार्य और टिकाऊ भी होना चाहिए। तो संक्षेप में कहो तो मेरा मानना है कि न्यूनतम पेंशन में एक सार्थक वृद्धि ये सिर्फ एक मांग नहीं है, बल्कि लाखों बुजुर्ग नागरिकों के लिए सम्मान और बुनियादी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक अत्यंत मानवीय जरूरत है। वित्तीय बाधाएं हैं, वो वास्तविक हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें एक ऐसी अटल दीवार नहीं मान लेना चाहिए जिसे पार ही नहीं किया जा सकता। मेरा मानना है कि रचनात्मक वित्तीय समाधान, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी की गहरी भावना से इन बाधाओं को दूर करने के रास्ते खोजे जा सकते हैं और खोजे जाने चाहिए। हमें सिर्फ बाधाओं पर नहीं, समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और मेरा निष्कर्ष ये है कि पेंशन भोगियों की जरूरतों और उनकी कठिनाइयों के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए भी हमें कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की जो दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता है, उसे किसी भी कीमत पर खतरे में डालने से बचना चाहिए। ये योजना करोड़ों कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार है। कोई भी वृद्धि, चाहे उसके पीछे का इरादा कितना भी नेक क्यों ना हो, वो ठोस एक्चुएरियल विश्लेषण और स्थायी विश्वसनीय वित्त पोषण स्रोतों पर आधारित होनी चाहिए। अगर हमने बिना सोची समझे, मतलब सिर्फ भावनाओं में बहकर कोई कदम उठाया, तो हम न केवल भविष्य के लाखों लाभार्थियों के हितों को, बल्कि शायद मौजूदा पेंशन भोगियों के हितों को भी गंभीर जोखिम में डाल देंगे। स्थिरता के बिना सुरक्षा संभव नहीं है, ये हमें याद रखना होगा। तो ये स्पष्ट है कि मूल असहमति इस बात पर बनी हुई है कि क्या तात्कालिक मानवीय और सामाजिक आवश्यकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या फिर योजना की जो दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और उसकी व्यवहार्यता है उसको सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। हाँ, ये निश्चित रूप से एक जटिल मुद्दा है जिसके गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी तरह के निहितार्थ हैं। इसमें कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल, और जो उपलब्ध स्रोत सामग्री है वो इस बहस के कई और महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी रोशनी डालती है, जैसे कि योजना की अपनी संरचनात्मक सीमाएं क्या हैं, विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं क्या हैं, और अगर कोई सुधार किया जाए तो उसकी जटिलताएं क्या होंगी। हम अपने श्रोताओं को निश्चित रूप से इन पर और गहराई से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।